हमें स्कोर करना है मार्क्स ताकि हमारा जो ड्रीम कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बेसिकली रहता है एसआरसीसी कॉलेज यानी कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। क्लास 12th के अंदर भी जब आप लोग रहे हो तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है क्योंकि इसकी वेटेज काफी ज्यादा रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। ये अब डेवलपमेंट की कभी भी बात की जाती है तो डेवलपमेंट को दो पर्सपेक्टिव से हमेशा समझा जाता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल CUT Adda 247 के ऊपर। आज की क्लास हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो अभी CUT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि आप किस तरह से स्कोर कर सकते हो 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है सर? सबसे पहले अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स के अंदर 100 परसेंटाइल मार्क्स लेकर आने हैं तो इससे पहले हमें यह समझना जरूरी होगा कि किस तरह से पूरे के पूरे कॉमर्स के अंदर हमें स्कोर करना है मार्क्स ताकि हमारा जो ड्रीम कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बेसिकली रहता है एसआरसीसी कॉलेज यानी कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो उसके अंदर कैसे हम लोग एडमिशन ले सकते हैं? तो जनरली अगर मैं डोमेन्स की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को पता है कि कॉमर्स के अंदर जनरली 3 डोमेन्स है, 3 मेन सब्जेक्ट है। एक आपके पास अकाउंटेंसी है, और दूसरा आपके पास बिजनेस स्टडीज है, और तीसरे नंबर पर आपके पास है आपकी इकोनॉमिक्स। राइट? ये 3 सब्जेक्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अकाउंटेंसी के अंदर 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स से लेकर आना थोड़ा सा प्रैक्टिकली इंपॉसिबल हो जाता है, लेकिन बिजनेस स्टडीज के अंदर आप लोग 200 आउट ऑफ 200 लेके आ सकते हो, यानी कि इसके अंदर आप 100 परसेंटाइल मार्क्स जो वो स्कोर कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स के अंदर भी अगर आप प्रॉपर तरीके से चलते हो तो यहां पर भी आप 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स यानी कि 100 परसेंटाइल मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। लेकिन आपको कैसे लेकर आने हैं उसके लिए आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, और उस बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किन किन टॉपिक्स के ऊपर जनरली कमांड करनी है ताकि आप स्कोर कर सकें अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही बेहतरीन मार्क्स। लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि टोटल जो आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं इकोनॉमिक्स के वो कितने आने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उन 50 क्वेश्चंस में से आपको जो टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 40 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 5 मार्क्स की है। तो पूरा का पूरा पेपर आपका 200 मार्क्स का हो जाता है इकोनॉमिक्स का। अब ये जो 40 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं इसके लिए जो आपके पास टाइमिंग रहता है वो रहता है 45 मिनट। 45 मिनट के अंदर आप लोगों को ये 40 क्वेश्चन के क्या करने पड़ेंगे? आंसर करने पड़ेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा है, प्रैक्टिकल्स की बात यहां पर नहीं कही गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 11th क्लास से सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो आने वाला है। राइट? स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन कवर नहीं होता है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी बेसिकली आपने स्पेसिफिक चीजें ही करनी है, 2 ही यूनिट जो है उसके अंदर करनी है। वो भी डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। लेकिन एक चीज ध्यान में समझने वाली ये है कि इन 40 क्वेश्चंस में से भी आपकी यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होने का मतलब है कि आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके टोटल 6 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होने वाले हैं। 6 मार्क्स कैसे डिडक्ट होने वाले हैं सर? क्योंकि सर एक क्वेश्चन जो आपने गलत किया तो 5 मार्क्स तो आपके उस क्वेश्चन के चले गए, और 1 मार्क्स जो है वो आपका क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी इस पेपर के अंदर? 1/5 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्लियर है? तो आइए समझते हैं, एक बार जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों का बेसिकली सिलेबस क्या है और आप लोगों को कैसे उसे कवर करना चाहिए। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं राइट 2 यूनिट, और वो 2 यूनिट कौन कौन सी है? पहली यूनिट अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी बेसिक से पोर्शंस है, यानी कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। यही 2 टॉपिक जो है यहां से पूछे जाएंगे। दूसरी यूनिट आप लोगों के लिए है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ये भी बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है। यानी कि अगर मैं इकोनॉमिक्स के अंदर बात करता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने ध्यान देना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी इन 2 यूनिट्स की बात करनी है। इन यूनिट के अंदर यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करनी है, और दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड को समझना है, यानी कि कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से आप चीजों को समझने वाले हैं। प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव यहां पर नहीं है, सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपका यहां पर नहीं आने वाला है। राइट? अब नेक्स्ट ये समझने की कोशिश करिएगा, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर वो क्या है? राइट? वो है आप लोगों की यूनिट नंबर 3।
राइट, क्या है आप लोगों की यूनिट नंबर 3। और अगर मैं यूनिट नंबर 3 की बात करता हूं तो यूनिट नंबर 3 के अंदर आप लोगों के पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों को करना है एक तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। क्लास 12th के अंदर भी जब आप लोग रहे हो तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है, क्योंकि इसकी वेटेज काफी ज्यादा रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से ये। तो तीसरी यूनिट आपकी है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसके आपको पता होना चाहिए और इसकी मेजरमेंट कि कैसे हम लोग नेशनल इनकम को कंप्यूट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये वाली यूनिट रहने वाली है। उसके बाद जो आपकी 4th यूनिट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट, जो 4th यूनिट है वो क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 5th यूनिट की अगर मैं बात करता हूं वो आपके पास है मनी एंड बैंकिंग। 6th यूनिट आपके पास है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। राइट, और मनी एंड बैंकिंग की अगर बात की जाए तो मनी एंड बैंकिंग बहुत ज्यादा आसान यूनिट है, बहुत ज्यादा इजी यूनिट है। राइट, इजी यूनिट क्यों है? क्योंकि सर यहां पर बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है, अगर आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हो। राइट, जैसे कि CRR SLR क्या होते हैं, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, अगर आपको इनके बारे में पता है और किस तरह से कंट्रोल करने में मदद करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, तो आप बहुत अच्छी तरह से राइट स्कोर कर सकते हो क्या मार्क्स इकोनॉमिक्स के अंदर। बेसिक सा सीधा सा क्वेश्चन आएगा और अगर उसका कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से आंसर कर दोगे। उसके गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। राइट, यहां पर हम बात करेंगे अपनी फिस्कल पॉलिसीज के बारे में। गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसीज रहती है उससे रिलेटेड यहां पर चीजों को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। राइट, ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाया जाता है। रिसीट की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट बेसिकली क्या होती है। एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। इन सब टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, बैलेंस बजट क्या है, सरप्लस बजट क्या है, डेफिशिएंट बजट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। राइट, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, और हमारा दूसरा यहां पर यह पूछा जाता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को आप लोगों को पता है कि उसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। और उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है कि लास्ट यूनिट जो आपकी यहां पर है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, यानी कि आईईडी की यूनिट है। और अगर मैं आईईडी की बात करता हूं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको रटा नहीं जा सकता, इसको क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। जो कि अगर आप 12th के स्टूडेंट है तो अभी पढ़ भी रहेंगे इन यूनिट्स को, तो आपका स्कोर करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा ड्रॉप आउट कर चुका है और ड्रॉप करके पढ़ रहा है उसको भी थोड़ा सा कंटिन्यूटी में आना पड़ेगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात की जाए तो यहां पर सबसे पहली जो यूनिट यहां पर है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। 1991 के अंदर बेसिकली क्या हुआ था आप लोगों को पता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स जो है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो 1991 के अंदर दिया गया था। देन राइट, उस टाइम के जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा दिया गया था। राइट, उसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना है कि क्या डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहे 1947 से 1990 तक, और 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उनको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, और उसके बाद ये समझना है कि भाई अब ये जो आगे चल के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे इनके क्या फायदे देखे गए, 5 ईयर्स प्लान्स कब आए थे, कब 5 ईयर प्लान मिस हुआ, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में समझनी होती है हमें। और उसके बाद हम बात करेंगे करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। अभी प्रेजेंट में क्या क्या चैलेंजेस एक इंडियन इकोनॉमी जो है वो बेसिकली फेस कर रही है, उससे रिलेटेड भी बात होने वाली है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इसके अंदर आने वाला है पॉवर्टी का। तो पॉवर्टी को समझेंगे कि पॉवर्टी बेसिकली होती क्या है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट मेजर से उसको जानने की कोशिश करेंगे, दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। और उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। राइट, उसके बाद बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट की, उसके बाद बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, और लास्ट हमारे पास रहता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है वो। और अगर मैं लास्ट यूनिट आप लोगों के साथ बात करता हूं, डिस्कस करता हूं, तो वो है आपके पास डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया ने किस तरह से बिहेव करा, किस तरह से उसकी डेवलपमेंट हुई है। अब डेवलपमेंट की कभी भी बात की जाती है तो डेवलपमेंट को दो पर्सपेक्टिव से हमेशा समझा जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं डेवलपमेंट की, तो हम समझते हैं उन कंट्रीज के साथ में जो हमारे साथ में आजाद हुई थी, लेकिन आज वो उसके पर्सपेक्टिव में कैसे कर रही है। जैसे कि कंपैरिजन के तौर पर हम हमेशा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं अपने आप को चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ में। क्यों? क्योंकि सर चाइना हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे नेबर्स जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और खासकर कंपैरिजन किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के बीच में, और क्या क्या इश्यूज यहां पर रहने वाले हैं। राइट, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है, पॉपुलेशन है, सेक्टरल डेवलपमेंट है, और क्या क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी यहां पर
रहती है। तो ये चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी, और अगर आप ये चीजें अच्छी तरह से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए ये है कि 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है हमारा मंजिल बैच, जिस बैच के अंदर आपको फ्री सारे के सारे टॉपिक्स जो है बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो जाकर जरूर जुड़ना उस बैच के अंदर, ताकि आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर क्या कर सके, एक एज ले सके बाकी सारे बच्चों से। थैंक यू।